Hi everyone, Namaste. My name is Rashi Rusia and I welcome you all to MPPSC Made Easy. In this video, we will cover World War First. Just a second. Okay. तो अब क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो हम सिर्फ एग्जाम सेंट्रिक इसको पढ़ेंगे, जहां हम मेंस के पर्सपेक्टिव से क्योंकि इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम सिर्फ वर्ल्ड वॉर वन क्या होता है वो देखेंगे, इसके कॉजेस क्या हैं और इसके इम्पैक्ट क्या हैं। ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन आपसे 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है और कॉजेज और इम्पैक्ट या तो आपसे 6 मार्क्स में या तो आपसे 15 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। अभी तक जो ट्रेंड रहा है 2014 से 2018 का, वो 15 मार्क्स की तरफ ज्यादा रहा है। ओके, तो वर्ल्ड वॉर वन जो है वो एक सीरीज ऑफ इवेंट था जो कि हुआ 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक। ओके, अब क्योंकि इसको वर्ल्ड वॉर बोलते हैं तो ऑब्वियसली वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज इसका पार्ट रही होंगी, तो अप्रोक्सीमेटली 28 कंट्रीज वर्ल्ड वॉर वन का पार्ट थी। इस वॉर को ग्रेट वॉर, क्योंकि तब तक इससे बड़ा कोई युद्ध हुआ नहीं था, इतना भयानक और इतना ह्यूज लेवल पे कोई युद्ध नहीं हुआ था, इसलिए ग्रेट वॉर। और ट्रेंच वॉर इसलिए क्योंकि जब कंट्रीज लड़ रही थी, जब कंट्रीज की मिलिट्री लड़ रही होती थी, तो वो एक गड्ढे जैसे बनाते थे जिनको ट्रेंच बोलते थे, और यहाँ वो लोग छुप जाते थे और फिर इधर अपने जो भी वेपन थे वो सब से फायर वायर करते थे। ओके, नाउ लेट्स कम टू द कॉजेज ऑफ दिस वॉर। इस वॉर के कॉजेज को, वर्ल्ड वॉर वन की कॉजेज को मैंने बेसिकली 5 डायमेंशंस पे कवर किया है। और अब जब आपसे ये क्वेश्चन 15 मार्क्स में आएगा, तो आप इसको जब इलैबोरेट करेंगे तो आपका आंसर बहुत ज्यादा कंटेंटफुल बन जाएगा। तो ये जो कॉजेज हैं वो है मिलिट्रिज्म, अलायंसेस, इंपीरियलिज्म, नेशनलिज्म और इमीडिएट कॉज। तो अब एक एक करके हर कॉज को डिस्कस करते हैं। पहला है मिलिट्री वार से रिलेटेड। तो सी, हुआ ये कि जब वर्ल्ड वॉर वन का टाइम चल रहा था, उससे पहले मतलब 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ तक जितनी भी कंट्रीज थी वर्ल्ड की, वो अपनी मिलिट्री को, वो अपनी आर्मी को पावरफुल करने में लग गई, क्योंकि एक इनर बिलीफ था सारी कंट्रीज में कि अगर उनकी आर्मी बहुत स्ट्रांग रहेगी तो कोई किसी को हरा नहीं पाएगा। ठीक है, जिससे एक कंपटीशन हो गया पूरे वर्ल्ड में और फियर का एक नेचर डेवलप हुआ। सेकेंड रीजन है अलायंसेस। अलायंसेस जो थे वो डिप्लोमेसी के शिकार थे, डिप्लोमेसी की वजह से अलायंसेस फॉर्म हुए। तो बहुत सारी कंट्रीज एक एक दो अलायंसेस बनाई थी, मतलब जैसे रशिया ने बना लिया ब्रिटेन के साथ, फ्रांस के साथ, राइट, ऐसे ही ऑटोमन हंगरी, इन सब के अलायंसेस थे। तो जिसमें से 2 अलायंसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना उनको, जो कि थे ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटेट, या इसको एनेट भी बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। सी, तो सबसे पहले हम ट्रिपल अलायंस देखते हैं। तो ट्रिपल अलायंस जो था वो ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी और इटली के बीच में था। दो इटली नहीं लड़ा वॉर में, बट अलायंस में वो था पार्ट। सेकेंड जो है वो ट्रिपल एनेट जिसको बोलते हैं, वो था फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया के बीच में। ठीक है, अब इन अलायंसेस से हुआ क्या, जैसे ऑस्ट्रेलिया हंगरी और जर्मनी का अलायंस है, तो मतलब ऑस्ट्रिया हंगरी जब लड़ाई लड़ेगा तो जर्मनी उसको सपोर्ट करेगा, ऐसे ही जर्मनी जब लड़ाई करेगा तो ऑस्ट्रिया हंगरी उसको सपोर्ट करेगा। एंड सेम गोज फॉर एनेट ऑल्सो। जब फ्रांस में लड़ाई होगी तो ब्रिटेन और रशिया हेल्प करेंगे, जब ब्रिटेन में लड़ाई होगी तो फ्रांस और रशिया, और जब रशिया में होगी तो फ्रांस और ब्रिटेन हेल्प करेंगे। तो ये अलायंसेस की कारण था, अलायंसेस का कारण था, जिसके कारण बेसिकली सारी ही कंट्रीज कहीं ना कहीं वॉर में आ गई और इन्वॉल्व हो गई। थर्ड रीजन जो है वो इंपीरियलिज्म है। सी, अब पहले तो हम इंपीरियलिज्म को समझ लें थोड़ा कि इंपीरियलिज्म होता क्या है। तो इंपीरियलिज्म एक ऐसी पॉलिसी होती है या एक ऐसी आइडियोलॉजी होती है किसी एक राष्ट्र की, कि वो जो दूसरी कॉलोनाइज्ड कंट्रीज हैं उन पर भी अपना कब्जा, मतलब उन पर, उन कंट्रीज तक अपना एक्सटेंशन लेके जाए अपने जोग्राफिकल कंडीशंस का। मतलब जैसे हम ये सुनते आ रहे हैं कि ब्रिटेन की कॉलोनी थी इंडिया। ठीक है, अब इंडिया जो है वो ऑलरेडी कॉलोनाइज कंट्री है। सपोज कोई और देश थी, मतलब सपोज कोई और देश तब चाहता कि इंडिया पे वो राज करे या इंडिया को अपने अंदर ले ले, तो इस पॉलिसी को, इस आइडियोलॉजी को इंपीरियलिज्म बोला जाता है। फाइन, अब इंपीरियलिज्म के अंदर कुछ कुछ मूवमेंट्स हुई, जैसे
बल्कनाइजेशन या बाल्कन प्लान आया, पैन सेल्फ मूवमेंट आई, पैन जर्मन मूवमेंट आई। फाइन। अगला जो रीजन है वो है नेशनलिज्म। नेशनल 19वीं शताब्दी में, 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म की जो भावना थी वो हर कंट्री के लोगों में बढ़ चढ़ के बोल रही थी। नेशनलिज्म से ही एक एग्रेसिव नेशनलिज्म की भावना आई, जहां पे एक कंट्री, इफ यू लव वन कंट्री, इट डिमांड्स द हेट्रेड ऑफ अनदर। Thus, it also acted as a cause for World War I, because if you are loving your country, you need to hate other country, and this sparks fear, and this sparks लड़ाइयाँ होती है, इससे fights होती हैं, revolutions होती हैं, and war हुई। Then comes is immediate cause. Immediate cause जो है वो है मर्डर। मर्डर किसका हुआ था वो देख लेते हैं। फ्रांस फर्डिनेंड, जो कि ऑस्ट्रिया और हंगरी के राजा थे, उनका जो मर्डर हुआ ये इसका इमीडिएट कॉज कहलाया। तो अब एक बार थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं हम, जस्ट अ सेकेंड, इसको हम पढ़ लेते हैं पहले कि कैसे मर्डर हुआ। तो बेसिकली हुआ ये कि 1867 में ऑस्ट्रिया और हंगरी एक साथ हो गए। ऑस्ट्रिया हंगरी जो अलग अलग बल्कनाइजेशन के बाद, जो बल्कनाइजेशन के पहले जो कंट्रीज थी वो दोनों एक सी हो गई, ऑस्ट्रिया और हंगरी। ठीक है। अब ये जो ऑस्ट्रिया और हंगरी के जो राजा थे फ्रांस फर्डिनेंड, ये गए बोस्निया में। अब वहां पे बोस्निया बिकॉज एक स्लैव नेशन था, वहां पे गेवरीनो प्रिंसिप जो कि 19 साल का बच्चा था, उनने इसका मर्डर कर दिया। ठीक है, ये था इमीडिएट कॉज। इसके बाद जैसे ही इसका मर्डर हुआ, ऑस्ट्रिया और हंगरी ने अल्टीमेटम भेजा एक बोस्निया को, जो कि बोस्निया ने नहीं माना, और ऑस्ट्रिया और हंगरी ने लड़ाई का ऐलान कर दिया। फाइन। तो ये हो गए कॉजेस। नाउ लेट्स कम टू इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट जो है वॉर के, उसको आप बेसिकली 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हो। पहला है पॉलिटिकल, सेकंड है सोशल, और थर्ड है इकोनॉमिक। ठीक है। अगर हम पॉलिटिकल की बात करें तो ऑटोक्रेसी खत्म हो गई थी। ऑटोक्रेसी मतलब जो मोनार्की टाइप की जो रूल होता है ना, वो खत्म हो गया था। तो ऑटोक्रेसी खत्म हो गई थी जर्मनी में, रशिया भी जार निकोलस से फ्री हो गया था, और टर्की में। फिर डेवलपमेंट हुआ था डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी आ गई थी बहुत सारी कंट्रीज में, जैसे हंगरी, जैसे पोलैंड, लताविया, टर्की एक्सेट्रा। टर्की में दोनों थी, ऑटोक्रेसी खत्म तो हुई ही थी, बाकी जगह कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई थी, टर्की में डेमोक्रेसी आ गई थी। फिर राइज ऑफ न्यू नेशंस, कुछ बहुत सारे नए नए नेशंस आए, जैसे पोलैंड नया नेशन डेवलप हुआ, जैसे चेकोस्लोवाकिया नया नेशन डेवलप हुआ, फिनलैंड नया नेशन डेवलप हुआ, इस्टोनिया, लताविया, ये सब नए नेशंस डेवलप हुए। ओके, नेक्स्ट लेट्स कम टू सोशल। सोशल में क्या हुआ? broke the bond of the society. See, it is believed that 1 crore people died in this war and 2 crore got wounded. ठीक है, ऐसा भी बोलते हैं कि 1 of every 4 man उन कंट्रीज में जो कि इन्वॉल्व थे इस वॉर में, he lost his life. So yes, इससे काफी ज्यादा जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो काफी हद तक फेल हो गया था। नेक्स्ट जो रीजन है वो है ट्रिटीज। वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने के बाद बहुत सारी ट्रिटीज हुई थी, जिसमें से सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट ट्रिटी है वो है ट्रिटी ऑफ वर्साइल्स, जो कि 28 जून 1919 में हुई थी। अब ये जो ट्रिटी हुई थी वो एलाइड पावर्स प्लस जर्मनी के बीच में हुई थी। ओके, एंड ये जो ट्रिटी थी ये एक कॉज भी बनी आगे जाके वर्ल्ड वॉर 2 का। अब अगर हम इकोनॉमिक कॉजेस की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों की जान गई, बहुत सारे एक पैसा लगता है लड़ाई में, तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक क्राइसिस तो आ ही गए थे वर्ल्ड में। ओके, नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव अहेड। ओके, सो ये आई ट्राइड कि सबसे कम से कम टाइम में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को कवर किया जाए, जो कि एग्जाम सेंट्रिक है। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे जरूर, बिकॉज वहाँ पे MMP प्रोग्राम चल रहा है, और अगला जो प्रोग्राम होगा जो कि वेडनेसडे से शुरू होगा, जिसका प्रपोजल आपको कल मिल जाएगा यूट्यूब पे, वो होगा एंशिएंट हिस्ट्री का। और अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पे जाके प्लेलिस्ट में चेक करके उन वीडियोस को भी देखें, वो आपके लिए अच्छे होंगे, हेल्पफुल होंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।